हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम बात करने वाले हैं फसल पैटर्न क्या होता है, जो क्रॉपिंग पैटर्न्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। क्रॉपिंग जो पैटर्न्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और आपको उसको डिफाइन करना हो, उनकी परिभाषा देनी हो तो आप किस प्रकार से उनको डिफाइन कर सकते हो। उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो और वो भी फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए फसल उगाने की विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है। जब अलग अलग प्रकार की जो क्रॉपिंग जो होती है, फसल को अलग अलग तरीके से उगाना, उसी को क्या बोला जाता है, फसल पैटर्न या फिर क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। यानी कि कोई भी जो फसल है उसको अलग अलग तरीके से उगाना, उसी को क्या बोलते हैं, फसल पैटर्न या फिर क्रॉपिंग पैटर्न। अब ये कौन कौन से होते हैं, अब हम इसका उपयोग क्यों करते हैं, ताकि हम जो पैदावार कर रहे हैं उसकी मात्रा ज़्यादा हो, ज़मीन के अंदर जो उसका फर्टिलाइजेशन जो है वो बना रहे, यानी कि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स जो हैं, पोषक तत्व जो हैं, उसकी मात्रा भी बनी रहे। इसलिए ये जो विभिन्न प्रकार के फसल पैटर्न है इसका यूज़ हम करते हैं। तो अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए हम फसल उगाने की विभिन्न विधियों का उपयोग करते हैं। अधिक लाभ से यहाँ पर पैदावार को बढ़ाना भी है और जो ज़मीन की जो क्षमता है, फर्टिलाइजेशन जो पावर है, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो भी बने रहने चाहिए। तो पहले इसके अंदर पैटर्न के अंदर बात आती है मिश्रित फसल, मिक्सचर क्रॉपिंग। इसके अंदर क्या करते हैं, दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाते हैं। दो या दो से अधिक जो फसल है उसको एक साथ उगाएंगे, मिक्स कर देंगे दोनों को। कहने का मतलब, मिश्रित का मतलब एक दोनों के अंदर एक दूसरे को क्या कर देंगे, मिक्स, इसलिए इसको बोलते हैं मिक्सचर क्रॉपिंग। इसमें दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ खेत में उगाते हैं। आपने देखा होगा जब गेहूं उगाते हैं तो गेहूं को कभी भी अकेला नहीं उगाते हैं, उसके बीच बीच के अंदर या तो हम चना उगाते हैं या फिर सरसों उगाते हैं। तो हम उसके अंदर कौन सा यूज कर रहे हैं, मिश्रित फसल या मिक्सचर जो क्रॉपिंग है वो पैटर्न यूज कर रहे हैं। और वो क्यों यूज कर रहे हैं, अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए। एक तो उसकी जो फर्टिलाइजेशन जो पावर है जमीन की वो बनी रहती है और उसके अंदर पैदावार भी ज्यादा होती है। तो इसके मिश्रित फसल में क्या करते हैं, मिक्सचर जो क्रॉपिंग होती है उसके अंदर क्या करते हैं, दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाते हैं। जैसे गेहूं के साथ या तो चना उगाते हैं, या फिर गेहूं के साथ सरसों उगाते हैं, या फिर मूंगफली और सूरजमुखी को उगाया जाता है एक साथ। मूंगफली के साथ क्या उगाया जाता है, सूरजमुखी को भी उगाया जाता है। इससे हानि होने की संभावना कम हो जाती है। हानि किस चीज की, जो जमीन के अंदर पैदावार करने की जो क्षमता है, उसके अंदर जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो खत्म ना हो, बने रहें। कुछ पौधे होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स जमीन को देते हैं। जैसे मान लो कोई ए न्यूट्रिएंट्स है, वो एक किसी पौधे को तो आवश्यक है, और कोई जो ऐसा पौधा है वो ए न्यूट्रिएंट्स जमीन को डोनेट करता है, यानी कि देता रहता है, जिससे जमीन की जो ओवरऑल जो पोषक तत्व है वो बने रहते हैं। तो इससे उसकी जो संभावना है, जमीन को हानि होने की संभावना जो है वो कम हो जाती है और फसल को भी हानि होने की संभावना कम हो जाती है। क्योंकि एक फसल के नष्ट हो जाने पर भी दूसरी फसल उत्पादन की आशा बनी रहती है। और साथ ही साथ अगर जैसे मान लो कि कोई फसल जो है वो कम बरसात के अंदर उगती है और उस टाइम आ गई ज़्यादा बरसात, तो हो सकता है कि भाई जैसे गेहूं जो है, गेहूं को कम बरसात की आवश्यकता है, तो ज़्यादा बरसात आ गई तो ये तो हो गया ख़त्म। लेकिन सरसों जो है उसको है, मान लो कि भाई ज़्यादा बरसात की आवश्यकता होती है, तो ये तो पैदा हो गई और ये खत्म हो गई। तो ऐसा नहीं है कि हमारी ज़मीन पर कुछ भी नहीं उगा उस साल। गेहूं हो सकता है खत्म हो गया, लेकिन सरसों जो है वो पैदा हो जाएगी। तो कुल मिलाकर हमारे को नुकसान नहीं होगा। दूसरा है अंतरा फसलीकरण। अंतरा फसलीकरण क्या होता है? अगर हम फसल को
अगर जैसे मान लो कि ऐसे रो बना लेते हैं, ऐसे पंक्तियां बना लेते हैं, यहां पे हमने गेहूं लगा दिया, यहां पे हमने लगा दिया सरसों, या फिर यहां पर भी गेहूं ही लगा दो, या फिर दूसरी लगा दो। इस प्रकार से अगर हम पंक्तियों के अंदर एक निश्चित स्पेस के बाद में रिपीट करते हैं तो उसको बोला जाता है अंतरा फसलीकरण। इसमें दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निश्चित पैटर्न पर उगाते हैं। यहां पर भी दो फसलों को एक साथ उगा रहे हैं, लेकिन यहां पे क्या कर रहे हैं, हमने एक हाथ में गेहूं लिया, उसी हाथ में क्या लिया, सरसों लिया, उन दोनों बीजों को मिक्स कर दिया और इस प्रकार से फेंक दिया। जिस हिसाब से उगना होगा उग जाएंगे। लेकिन यहां पे क्या करते हैं, एक निश्चित पैटर्न लेते हैं। एक लाइन के अंदर तो हमने गेहूं के बीज डाले, फिर इस लाइन के अंदर हमने सरसों के बीज डाले, फिर इस लाइन के अंदर वापस से गेहूं डाला, फिर एक लाइन ये बना दी, इसके अंदर वापस से हमने सरसों डाला। तो एक निश्चित पैटर्न यूज कर रहे हैं। भाई ये वाली लाइन जो है गेहूं की है, ये वाली सरसों की है, ये वाली फिर से गेहूं की है, ये तो इसके अंदर क्या हो गया, एक निश्चित पैटर्न हो गया। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, अंतरा फसलीकरण। एक अंतर के बाद वापस से वही चीज जो है, वही पैटर्न जो है वो रिपीट होता रहता है। तो इसमें दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निश्चित पैटर्न पर उगाते हैं। कुछ पंक्तियों में एक ही प्रकार की फसल तथा उनके एकांतर में स्थित दूसरी पंक्तियों में दूसरी प्रकार की फसल। एक पंक्ति के अंदर तो एक फसल और दूसरी पंक्ति के अंदर दूसरी प्रकार की फसल को बोया जाता है। उदाहरण देखिए, सोयाबीन प्लस मक्का अथवा बाजरा प्लस लोबिया। या तो सोयाबीन के साथ मक्का उगा दो या फिर बाजरा के साथ लोबिया उगा दो। एक लाइन के अंदर बाजरा, एक के अंदर लोबिया, या फिर एक लाइन के अंदर सोयाबीन, एक लाइन के अंदर मक्का, और इस पैटर्न से हम रिपीट करते जाएंगे। फसल का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हो, जिसमें पोषकों का अधिकतम उपयोग हो सके। हम जो फसल यूज कर रहे हैं दोनों के अंदर, मिश्रित के अंदर भी, अंतरा फसलीकरण के अंदर भी, हम एक निश्चित है, भाई गेहूं के साथ या तो आप चना बो दो या फिर सरसों बो दो। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, मान लो कि भाई गेहूं को ज़्यादा पोटेशियम चाहिए और सरसों को, चने को या फिर सरसों को ज़्यादा कोई दूसरा जैसे भाई नाइट्रोजन चाहिए, तो ज़मीन से ये तो नाइट्रोजन लेगा और ये पोटेशियम ले लेगा। तो अगर जैसे दोनों ही चीज़ एक ही चीज़ को लेते, पोटेशियम को और ये भी पोटेशियम को, तो जितनी इसको आवश्यकता थी पोटेशियम को, इसको नहीं मिला, और जितनी इसको आवश्यकता थी इसको भी नहीं मिला। तो दोनों जो फसल है वो पूरी तरह से अच्छी नहीं होंगी। तो हम फसल का चुनाव इस प्रकार से करते हैं कि जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स जो है, एक फसल को तो चाहिए स्पेसिफिक ये और एक फसल को चाहिए ये, जिससे क्या हो गया, इस फसल को भी पूरा पोषण मिल रहा है और इस फसल को भी पूरा पोषण मिल रहा है, तो वो पूरी तरीके से हमारे को अच्छी पैदावार मिलेगी। इस विधि द्वारा पीड़क व रोगों को एक प्रकार की फसल के साथ पौधों में फैलने से रोका जा सकता है। इससे क्या होगा, जैसे कोई भी जो कीड़ा लग रहा है इस वाली लाइन के अंदर लग गया तो वो अगली वाली लाइन के अंदर ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर पास पास में पौधे हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरी जगह से ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक हम स्पेस रख रहे हैं उन पौधों के बीच के अंदर, तो इस प्रकार से जो कीड़े वगैरह हैं वो जल्दी से नहीं फैलते हैं। इस प्रकार दोनों फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है, तो दोनों फसल अच्छी उत्पादित होंगी। फिर बात आती है फसल चक्र। किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगानों को फसल चक्र कहा जाता है। जैसे परिपक्वन काल के आधार पर विभिन्न फसल सम्मिश्रण के लिए फसल चक्र अपनाया जाता है। एक कटाई के बाद कौन सी फसल उगानी चाहिए, यह नमी तथा सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर करती है। फसल चक्र क्या है, एक जैसे हमने एक फसल बो दी, ये ए, अब ये 3 महीने तक रहेगी, ठीक है। अब अगली बार इसी खेत के अंदर हम क्या बो देंगे, फसल बी, ये 3 महीने तक रहेगी, ये भी 3 महीने तक रहेगी। फिर वापस से हम ए को कर सकते हैं या फिर कोई तीसरी भी कर सकते हैं, ये भी 3 महीने तक। तो ये जो चक्र जो है, एक फसल से, एक फसल को उगाने से लेकर उसको काटने तक का जो सफर है
और फिर वापस से हम इस दूसरे को उगाएंगे, फिर उसको उगाने से लेके काटने का सफर है। तो इस प्रकार से एक चक्र बन जाता है, एक साइकिल बन जाता है, उसी को क्या बोला जाता है? फसल चक्र। तो क्या बोल रहा है? फसल चक्र किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को फसल चक्र कहते हैं। पहले से निर्धारित होता है कि हम पहले जो है गेहूं उगाएंगे, उसके बाद हमने ये फसल, उसके बाद ये फसल, तो ये एक चक्र बन गया। वो किस आधार पे होता है? जैसे मान लो कि भाई ये वाली फसल जो है वो जमीन से नाइट्रोजन खींच लेती है, ठीक है। अब हम बी फसल जो है वो ऐसी फसल है कि जमीन से ये ले लेगी पोटेशियम, लेकिन नाइट्रोजन को जमीन दे देती है। अब इससे जो ये इस फसल के कारण नाइट्रोजन कम हो गया था जमीन के अंदर, वो तो हो गया पूरा, और फास्फोरस जो है वो उसको इसने ले लिया। अब अगली फसल जो बोएंगे, ऐसी फसल बोएंगे जो फास्फोरस तो इसको दे दे और कोई तीसरा न्यूट्रिएंट्स उसको यूज कर ले, जिससे जमीन की जो पैदावार जो है, इसका प्रोडक्शन जो है वो बना रहे, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है, पोषक तत्व जो है वो बने रहे, और फसलों का जो पैदावार है वो भी अच्छे से बना रहे। तो इसका चुनाव इस प्रकार से करते हैं, सिलेक्शन इस प्रकार से करते हैं कि भाई इस बार हमने ये फसल बोनी है, उसके बाद ये, इसके बाद ये। तो इस प्रकार से परिपक्वन काल के आधार पर विभिन्न फसल सम्मिश्रण के लिए फसल चक्र अपनाया जाता है। परिपक्वन मतलब उसको उगाया, फिर वो परिपक्व हुई, और फिर उसके बाद उसको काट लिया। तो इस प्रकार से एक साइकिल बन जाता है। एक कटाई के बाद कौन सी फसल उगानी है, नमी तथा सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर करती है। जैसे मान लो गर्मी के दिनों के अंदर जैसे बारिश कम आती है, तो ऐसी फसल बोई जाएगी जिसको पानी की कम आवश्यकता होती है और जो गर्मी को भी झेल सकती है, अधिक गर्मी के अंदर भी अच्छे से उग सकती है। उदाहरण देखिए, मक्का, जौ, प्रति, गेहूं। पहले हम क्या कर रहे हैं, मक्का या जौ उगा रहे हैं, फिर प्रति कर यानी कि उसको छोड़ देते हैं, फिर गेहूं उगाते हैं। अब इसको प्रति यानी कि उस छोड़ते क्यों हैं? जैसे एक फसल को उगाने के बाद कुछ टाइम के लिए उस जमीन को छोड़ क्यों देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, ताकि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स जो है, पोषक तत्व है, वो कम हुए हैं, उसकी मात्रा वापस से वो बन सके। क्योंकि उसके अंदर जो है पशु आएंगे चरने के लिए, वो अपना गोबर करेंगे, उसके अंदर मलमूत्र त्यागेंगे, जिसकी वजह से उसको वापस से पोषक मिल जाते हैं। उसके बाद हम वापस से उसके अंदर गेहूं बो देंगे। यदि फसल चक्र उचित ढंग से अपनाया जाए तो एक वर्ष में 2 या 3 फसलों से अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। अगर फसलों का जो चक्रण है, अच्छी तरह से उनका सिलेक्शन है कि भाई पहले मेरे को ये फसल बोनी है, उसके बाद ये, इसके बाद ये, अगर उसकी आवश्यकता के अनुसार, एक तो हमारे पास पानी कितना है, एक जमीन से जैसे न्यूट्रिएंट्स जो है, पोषक तत्व जो है, ये फसल ए है, ये कौन से न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा खींचती है। अब दूसरी वाली फसल अगर मैं वही की वही बो दूँ तो ये दोबारा से वापस उसी पहले से जमीन के अंदर तो पहले से ही वो पोषक तत्व कम हो गए, अब वो भी वापस से अगर उसको खींचना चाहे, जैसे मान लो कि ये आपकी जमीन है, अब ये आपने जमीन के अंदर आपने गेहूं बो दिया मान लो, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ये गेहूं के जो पौधे हैं वो उगने के लिए नाइट्रोजन का यूज ज़्यादा करते हैं। मान लो क्या करते हैं, नाइट्रोजन ज़्यादा यूज करते हैं। अब जब गेहूं उगकर और पूरा हमने काट लिया तो इसका मतलब इस जमीन से नाइट्रोजन की कमी हो गई। अगर हम इसके अंदर वापस से गेहूं ही उगा दें तो इसके अंदर नाइट्रोजन तो पहले से ही कम था, और गेहूं को उगने के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। तो नाइट्रोजन तो इस जमीन के अंदर पहले से ही कम है, तो इसका मतलब इस बार जो गेहूं की फसल होगी वो उतनी अच्छी नहीं होगी। फिर भी आपने क्या किया, वापस से उसी खेत के अंदर गेहूं उगा दिया। यहाँ पे नाइट्रोजन की थोड़ी बहुत कम हुई, यहाँ पे नाइट्रोजन और ज़्यादा कम हो गई। अब इस जमीन के अंदर नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही कम मात्रा में रह गई। उदाहरण बता रहा हूँ, इसके अंदर नाइट्रोजन बहुत ही कम रह गई, फिर भी अगर हमने इसके अंदर गेहूं उगा दिया तो इसके अंदर नाइट्रोजन बहुत ही कम हो गई। तो इस बार जो गेहूं की फसल है वो बहुत ही बेकार होगी। और अगर आपने फिर से एक एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में गेहूं उगा दिया तो ऐसे मान के चलो कि इस बार तो गेहूं उगेगा ही नहीं, या फिर इतना बेकार उगेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई जमीन के अंदर हमने ये फसल बोई है तो ये कौन से पोषक तत्व को ज़्यादा खींचती है,
यानी कि जमीन के अंदर कौन से पोषक तत्व की कमी हो गई, हम कौन सी फसल ऐसी बोएं कि इसके अंदर जो कमी हुई है वो वापस पूर्ति हो जाए। वो फसल बोएंगे जिससे इस जमीन की जो वापस से पूर्ति होने के बाद ये वापस नई बन जाती है। अब वापस से अगर हम गेहूं इसके अंदर बोएंगे तो ये वैसे बिहेव करेगी, ऐसे एक्ट करेगी जैसे हमने पहली बार बोया है, और गेहूं जो है उसकी अच्छी तरीके से पैदावार होगी। तो इस टॉपिक में इतना ही था। अगर ये टॉपिक फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और प्ले स्टोर पे जाके शिव ओम क्लासेज नाम से हमारी ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिलेगा। उसके अंदर नोट्स भी हैं, पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर बुक्स भी हैं, वीडियोस भी हैं, जो एमसीक्यू टेस्ट है उसके अंदर प्रीवियस ईयर की पेपर भी हैं, मॉडल पेपर भी हैं, सब कुछ फ्री के अंदर अवेलेबल है। तो शिव ओम क्लासेज नाम से डाउनलोड कर लीजिए हमारी ऐप, और हमारे व्हाट्सएप नंबर भी लिख लीजिए 8696608541। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। अगर कोई दिक्कत आती है या फिर आपको व्हाट्सएप पे नोट्स वगैरह चाहिए हो तो 8696608541 इस नंबर पर हमारे को व्हाट्सएप कर लेना। हम व्हाट्सएप पे भी आपके नोट्स वगैरह भेज देंगे। और शिव ओम क्लासेज नाम से है, ओम शिव ओम क्लासेज, ठीक है। ओके गाइस, इस टॉपिक में इतना ही रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।